अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमारा टेस्ट नंबर 20 कंडक्ट हुआ स्टीरियो केमिस्ट्री का। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। आज हम इसकी कंप्लीट अच्छी सी डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डी एंड एल नोटेशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज इंट्रोड्यूस बाय। इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस नोटेशन को ईमेल फिशर ने इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड क्वेश्चन, मीज़ोफॉर्म ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू दी। देखिए, मीज़ोफॉर्म जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। तो उसमें सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होती है। इस तरह के मालिक्यूल्स हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें से सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होती है। ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और इसमें इंटरनल कंपनसेशन होती है एंड ओवरऑल जो मालिक्यूल होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। वाइल अगर हम बात करें रेसिमिक मिक्सचर की, तो रेसिमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपनसेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्टीरियोआइसोमरिज्म ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन इज कॉल्ड। देखें, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो स्टीरियोआइसोमरिज्म होता है उसको कहा जाता है एट्रोपिज़ोमेरिज्म। उसको क्या कहते हैं? एट्रोपिज़ोमेरिज्म। जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की रोटेशन की वजह से जो हमारे पास स्टीरियोआइसोमरिज्म होता है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इट इज़ नाउन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन द एंगल बिटवीन द ग्रुप्स और एटम्स। देखें, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की अगर हम बात करें तो उस केस में जो एंगल होता है बिटवीन द ग्रुप्स और एटम वो 60 डिग्री होता है और जो एंटी स्ट्रक्चर होती है उसमें 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी बैरियर बिटवीन द स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। तो इस केस में जो एनर्जी बैरियर होता है स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन में वो होती है 2.9 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस वैल्यू को आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन विच वन इज़ द लीस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो लीस्ट स्टेबल होती है इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या आप कह लें कि स्टेबल स्ट्रक्चर होती है तो वो हमारे पास होती है चेयर्ड स्ट्रक्चर। सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है? चेयर। एंड देन उसके बाद होती है ट्विस्टेड बोट स्ट्रक्चर होती है और देन इसके बाद होती है हमारे पास बोट स्ट्रक्चर होती है एंड एट द एंड जो लीस्ट स्टेबल होती है वो होती है हाफ चेयर। हाफ चेयर इज़ द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज़। इथाइलिन ग्लाइकोल की जो मोस्ट स्टेबल है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इनमें से कौन सी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है इथाइलिन ग्लाइकोल के केस में? तो वो गूट स्ट्रक्चर है। देखें, न्यूमैन ने इसको जब देखा था इस साइड से, तो देखें ये वाला उसका फर्स्ट कार्बन होता है। ठीक है, तो इसको ड्रा कर लेते हैं। कुछ इस तरह स्ट्रक्चर आती है। दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन हो गया और इसकी अबव साइड पे OH ग्रुप लगा हुआ है एंड देन ये दो हाइड्रोजन्स हैं और फिर उसने एक सर्कल ड्रा किया और सर्कल में उसने एटम्स लिखे कि OH जो है ना वो हमारे पास जो है ये OH आ जाता है इस साइड पे। ठीक है, और ये दो हाइड्रोजन होते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गूट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गूट स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। तो इस केस में ये क्यों स्टेबल होती है? द रीज़न इज़ दैट कि इस केस में दोनों OH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या बन जाती है? ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाती है, जबकि बाकियों में ऐसी सिचुएशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ टार्टेरिक एसिड आर पॉसिबल। तो टार्टेरिक एसिड में कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं? तो टार्टेरिक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो COH कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, OH है, OH है, H एंड H। तो इस केस में जो है 2 स्टीरियो सेंटर होते हैं। दिस इज़ दी 2 स्टीरियो सेंटर और इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है और ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो यानी कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। दिस इज़ दी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी और उसके जब हम स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में जो फार्मूला होता है सिमेट्रिकल के केस में, और ये दो आपके पास कायरल सेंटर हैं, तो इवन के केस में, सिमेट्रिकल के केस में हमारे पास फार्मूला होता था
ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का फार्मूला होता था 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर n जो स्टीरियो सेंटर 2 तो ये टोटल कितने हो गए, 2 हो गए ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। और इसमें से जो मीज़ो कंपाउंड्स होते हैं उसका फार्मूला होता था 2 की पावर n/2-1। तो ये आप कैलकुलेट करें तो 2 की पावर 2/2-1, तो ये 1-1 0, ठीक है, और 2 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो 1 कंपाउंड हमारा मीज़ो बनता है इस केस में, और 2 जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं इन दिस केस, ठीक हो गया। तो इस केस में अगर हम बात करें तो टोटल जो हमारे पास हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स वो कितने हो गए, वो 3 हो गए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें से 3-मिथाइल हेक्सेन इज द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, बिकॉज इस केस में देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। अगर हम इसको कुछ ड्रॉ भी करें तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, दिस इज़ दी 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। अगर आप यहाँ से लेके जाते हैं इसको इस साइड्स पे काउंट करते हैं, ओके, 3 मिथाइल 1 2 3 मिथाइल हेक्सेन है। तो इस केस में देखें तो दिस कार्बन इज़ द स्टीरियो सेंटर, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये मिथाइल ग्रुप है। तो चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, और जब चारों डिफरेंट ग्रुप हैं तो स्टीरियो सेंटर इसमें एग्जिस्ट करता है, और जिस स्ट्रक्चर में ओनली 1 स्टीरियो सेंटर होगा वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इस तरह 2 मिथाइल पेंटेन की बात करें तो उस केस में इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, यानी कि 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। लेकिन इस केस में ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, दोनों इथाइल है, तो ये स्टीरियो सेंटर पॉसिबल नहीं है ये वाला कार्बन। इस तरह 4 मिथाइल पेंटेन बिल्कुल सेम सिचुएशन है, जस्ट लाइक 2 मिथाइल, ठीक है, और 3 मिथाइल पेंटेन ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने 3 मिथाइल पेंटेन की बात की थी, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 3 मिथाइल हेक्सेन इज़ दी ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर द इनैंशोमर्स। तो इनैंशोमर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखें इनैंशोमर्स क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें से दोनों जो एनेंशोमर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं, वो इसको रोटेट कर देते हैं, आइदर इन द लिवर रोटेटरी आइदर इन द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इक्वल अमाउंट में वो रोटेट करते हैं क्योंकि ये एनेंशोमर्स हैं। इसी तरह इनका इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि एनेंशोमर्स जो होते हैं ये सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। दोनों केसेस में इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है रेसिमिक मिक्सचर में सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन। 11 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हैज़ अ हायर वैल्यू फॉर द ट्रांस आइसोमर एज कम्पेयर टू द सिस आइसोमर। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांस आइसोमर्स का वो हायर होता है एज कम्पेयर टू द सिस आइसोमर। द रीज़न इज़ दैट कि जो ट्रांस स्ट्रक्चर होती है हाईली सिमेट्रिक होती है एज कम्पेयर टू द सिस। ट्रांस स्ट्रक्चर क्या होती है, हाईली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होती है। तो हाईली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये टाइटली पैक्ड होती है, क्या होती है, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है एज कम्पेयर टू दी सिस स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड हैज़ द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। इसकी जो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन होती है वो आर होती है। इस तरह डी लैक्टिक एसिड के केस में जो डी ग्लिसरल्डिहाइड है इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह होती है, CHOOH होती है और ये CH2OH होती है। तो इस केस में अगर आप नंबरिंग देते हैं तो नंबर 1 कार्बन हमारे पास नंबर 1 एटम ये वाला होगा, देन हमारे पास जो सेकंड होगा वो हमारे पास होगा जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास सेकंड होगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ द थर्ड, और ये 4th पोजीशन होगी। तो इस केस में रोटेट करें तो 1 2 3 की तरफ चले जाएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो होनी तो चाहिए S, होनी तो क्या चाहिए S, लेकिन देखा गया क्योंकि हमारे पास जो 4th पोजीशन है ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो हमने रूल पढ़ा था कि 4th पोजीशन शुड ऑन दी वर्टिकल पोजीशन, और अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगी तो आप उसकी कन्फिग्रेशन रिवर्स कर देंगे। तो S बन रहा है, लेकिन क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो S नहीं होगी बल्कि क्या होगी, इसकी
और जो है इसकी कन्फिग्रेशन होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, लैक्टिक एसिड इज़ अ कंपाउंड विच शोज। तो लैक्टिक एसिड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देखें लैक्टिक एसिड के पास एक तो सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, क्या नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, और दूसरी रीज़न इसके पास एक कायरल सेंटर है, दिस इज़ द कायरल सेंटर, और ये जो है ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर ऑफ फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ चेयर, जनरली स्टेबल जो स्ट्रक्चर है। तो इसके उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर तो चेयर फॉर्म है, साइक्लोहेक्सेन है, देखें वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिंपल जो हमारे पास चेयर फॉर्म है, कौन सी चेयर फॉर्म है, वो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। सिंपल चेयर फॉर्म जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज उसके सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही इस चेयर के ऊपर सब्स्टिट्यूशन आती है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली समटाइम एक्टिव हो जाती है। तो उसकी सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर लेते हैं। अगर तो आपके पास इस चेयर पे ऊपर 1-2 सब्स्टिट्यूशन है, कौन सी है, 1-2 सब्स्टिट्यूशन है, तो उसकी जो एक्सियल पोजीशन होती हैं, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में वहाँ शेयर भी किया था कौन सी एक्सियल है कौन सी इक्वेटोरियल है, तो इनकी एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल, तो ये पोजीशन जो हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। 1-2 पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो ऑल दी पोजीशंस आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके हो गया, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसी तरह अगर हम चले जाएं 1-4 के केस में, तो 1-4 के केस में सारी की सारी पोजीशन जो है एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, ये सारी पोजीशन जो हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। नोट कर लें, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो 1-4 पोजीशन हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। इस तरह अगर यहाँ 1-3 होता तो 1-3 जो सब्स्टिट्यूशन है उस केस में एक्सियल और जो इक्वेटोरियल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और जबकि जो एक्सियल इक्वेटोरियल है ये जो है ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। तो ये नोट कर लें। इसी तरह सेम एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यही सब्स्टिट्यूशन लगी इनमें से कौन सी सिज होगी कौन सी ट्रांस होगी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1-2 के केस में अगर हम बात करें तो 1-2 के केस में इक्वेटोरियल एक्सियल ये ट्रांस होती हैं, दीज आर दी ट्रांस, और एक्सियल इक्वेटोरियल ये जो होती है ये सिज फॉर्म होती है। इसी तरह अगर हम 1-4 की बात करें तो इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल जो होती है ये सिज फॉर्म होती है, जबकि एक्सियल इक्वेटोरियल जो होती हैं ये दोनों क्या होती हैं, ये ट्रांसफॉर्म में होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखने हैं, बाकी इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नंबर ऑफ रेसिमिक फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एन डिफरेंट कायरल कार्बन्स। अगर हमारे पास डिफरेंट कायरल कार्बन है तो वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है वो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के केस में आपने याद रखना है कि रेसिमिक फॉर्म्स का जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है 2n-1। तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, क्या हो, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, तो उस केस में मैंने फार्मूला यूज़ किया था ऑप्टिकल एसोमर्स का, ऑप्टिकल एक्टिव एसोमर्स का, वो होता है 2n, ठीक है, 2n, और हमारे पास 2 कायरल सेंटर हैं तो 2 दैट इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह जब हम इसके बनाते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स, तो याद रखिएगा, तो रेसिमिक जो फॉर्म्स होती हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव एसोमर जो होते हैं एनेंशियोमर्स के होते हैं उसका हाफ होता है। यानी कि आप कह लें कि ऑप्टिकल एक्टिव एसोमर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो वो आपकी रेसिमिक फॉर्म्स आ जाएंगी। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि रेसिमिक फॉर्म्स कितनी अवेलेबल हैं या कितनी पॉसिबल हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिव एसोमर्स की हाफ जो होती हैं वो रेसिमिक फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर होता है, ठीक है, और उस रेसिमिक मिक्सचर में 2 फॉर्म्स होती हैं, एक डी फार्म होती है और एक एल फार्म होती है, और उनको हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। तो जनरली ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें तो ये भी यूज़ होता है रेसिमिक के लिए, या ये वाला आप फार्मूला यूज़ कर लें तो ये भी करेक्ट है। तो ये भी आप रेसिमिक फॉर्म्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड 2,3-पेंटाडाइओल। हमारे पास कंपाउंड है 2,3-पेंटाडाइओल,
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 पेंटाडाइओल। तो इस केस में OH है, यहाँ पे भी OH है, और ये CH2 ग्रुप, यहाँ एक कार्बन अगर हम लेते हैं CH2, और ये वाली जो कार्बन होती है वो CH3 होती है। तो ये स्ट्रक्चर है 2,3 पेंटाडाइओल। तो इस केस में देखें तो दिस इज़ दी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको क्या नज़र आ रही है, अगर यहाँ से भी इसको सिमेट्री पास करवाते हैं तो इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो दिस इज़ दी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और जब अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल सेंटर हैं। तो अनसिमेट्रिकल के केस में बहुत ही सिंपल फार्मूला होता था 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं अनसिमेट्रिकल के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन इज नॉट स्पेसिफिकली यूज टू डिस्टिंग्विश द पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। तो एनेंटियोमर्स के पेयर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी नोटेशन यूज़ नहीं होती। तो हम RS भी जनरली यूज़ कर रहे होते हैं, प्लस नेगेटिव भी यूज़ कर रहे होते हैं कन्फिग्रेशन, DL फॉर्म भी यूज़ करते हैं। तो EZ जो है ये हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये यूज़ होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। दिस इज़ यूज फॉर दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द कंपाउंड वेयर मॉलिक्यूल्स आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज इवन दे कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स और कॉल्ड। तो इनको हम कहते हैं मीज़ो कंपाउंड कहते हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं, मीज़ो कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड जो थे याद रखें, COOH COOH, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, मिरर इमेज होते हैं, और ये ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है ये अनसिमेट्रिकल होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसको हम कहते हैं मीज़ो कंपाउंड। और इसमें कौन सी कंपनसेशन होती है, इंटरनल कंपनसेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोस RS कन्फिग्रेशन। तो ये मॉलिक्यूल गिवन है और इसका हमने नेमिंग देनी है कि कार्बन की कौन सी कन्फिग्रेशन है। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें जो फर्स्ट नेम आएगा वो इसके पास आएगा क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है। देन सेकंड इसको आएगा सेकंड, और ये हमारे पास थर्ड एटम होगा और ये फोर्थ होगा। तो भाई रोटेट करें 1 2 3, इस तरह रोटेट करें। तो अब हमारे पास जो लास्ट पोजीशन है वो वर्टिकल पे है। तो बिल्कुल दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होती है, S होती है। तो ये जो कार्बन है इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, S है। करेक्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर कॉल्ड। तो इनको एपीमर्स कहा जाता है। एपीमर्स आर दोज आइसोमर्स विच आर डिफरेंट ऑन ओनली वन स्टीरियोजेनेटिक सेंटर। अगर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे उनकी कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगी तो उनको हम कहते हैं एपीमर्स कहते हैं। लाइक डी ग्लूकोज है या मैनोज है। तो इस तरह टोटल ग्लूकोज के 8 जो हैं वो एपीमर्स हैं जो एक दूसरे के एक कायरल सेंटर पे उनकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन्स इन द ग्लूकोज इन द सोल्यूशन फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बात हो रही है सोल्यूशन फॉर्म की। देखिए जनरल अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो सॉलिड फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, उसमें उस केस में ग्लूकोज के पास जो कायरल सेंटर होते हैं वो 4 होते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। तो इस तरह उसके टोटल आइसोमर्स के 2 की पावर n का फार्मूला यूज़ करके आप फाइंड आउट करें तो टोटल जो है वो 16 है। लेकिन सोल्यूशन फॉर्म में जब ग्लूकोज होता है या लिक्विड फॉर्म में ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, वो अनस्टेबल होती है। वैसे भी अगर हम कंपेयर करें तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन आइसोमर्स की ग्लूकोज की, ठीक है, तो वो एज़ कम्पेयर टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर वो वेरी अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है। तो इसकी जो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जैसे ये ग्लूकोज यानी कि सोल्यूशन फॉर्म में जाता है तो इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्या हो जाती है, वो वेरी लेस स्टेबल बन जाती है। और वो स्टेबल स्ट्रक्चर्स गेन करने के लिए स्टेबिलिटी वो ओपन चेन क्या करती है, उसकी फ्लिपिंग होती है और उसके बाद क्या ये कन्वर्ट हो जाती है रिंग स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोपाइरानोज भी कहते हैं। दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर। तो उस रिंग स्ट्रक्चर में जो ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन है, एल्डो कार्बन है, ये वाली कार्बन है, आपने देखा होगा उस रिंग में जाके देखें तो ये कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहलिक में। तो फिर वो जो कार्बन होता है उसके पास 4 डिफरेंट जो है ना वो ग्रुप अटैच होते हैं और ये कार्बन भी फिर क्या बन जाता है, ये वाला कार्बन भी कायरल बन जाता है। तो टोटल फिर कितने बन जाते हैं, 5 कायरल कार्बन बन जाते हैं, यानी कि 5 एसिमेट्रिक कार्बन। तो इसकी वैल्यू आप पुट करें तो 2 की पावर 5 और ये टोटल हमारे पास क्या बन जाएंगे, देन 32 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो 5 एसिमेट्रिक कार्बन होंगे इन केस ऑफ सोल्यूशन फॉर्म, क्योंकि
वो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है उसकी रिंग स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोपैरानोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इन द बोट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन द मोस्ट डीस्टेबलिंग इंट्रैक्शंस आर। बोट के केस में मोस्ट जो डीस्टेबलिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सी पॉसिबल है, तो उस केस में है इक्लिप्सिंग फॉर्मेशन। इक्लिप्स फॉर्मेशन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, मोस्ट डीस्टेबलिंग होती है एज़ कम्पेयर टू दी फ्लैग पोल। तो बेसिकली बोट कन्फर्मेशन में 2 टाइप्स की इंट्रैक्शन देखी जाती हैं, एक इक्लिप्सिंग देखी जाती है और एक फ्लैग पोल इंट्रैक्शंस होती हैं। तो ये बिल्कुल एक्सियल जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनकी वजह से होती है। तो ये इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबल यानी कि लेस स्टेबल नहीं करती, जबकि जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन है इट डिस्टेबलाइज दिस स्ट्रक्चर मोर। तो ये मोर स्ट्रक्चर को मोस्ट डिस्टेबलाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाय, तो इसको नहीं पोलैरीमीटर हम यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द गिवन कंपाउंड्स, ये 2 कंपाउंड्स गिवन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर इन कंपाउंड को देखा जाए तो एक तो इसका मिरर इमेज भी पॉसिबल नहीं है, मिरर इमेज भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इस कंपाउंड को उठा के दूसरे कंपाउंड के ऊपर रखें तो इसका जो इमेज है वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। कौन सा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर है जाए इमेज है। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड दी डायास्टीरियोमर्स। जिसका मिरर इमेज ना हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डायास्टीरियोमर्स कहते हैं। ओके हो गया। इसके अलावा सेकंड मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, दूसरा मेथड है, देखें ये वाली जो कार्बन है अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो ये एस है, ये खुद आपने कर लेनी है, एस है। इस तरह ये वाली जो कार्बन है इसकी ये क्या है, आर है। इस तरह जो ये वाली कार्बन है इसकी कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करें तो ये एस है, क्या है, एस है, और ये फिर एस है। तो भाई देखें एस आर तो चला गया लेकिन एस एस रहा, और ये मैंने आपको डिटेल में शेयर किया था कि अगर इसकी कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगी तो ये क्या होंगे, डायास्टीरियोमर्स होंगे। अगर एस से आर हो जाता, ठीक है, तो वो फिर क्या होता है, वो एनेंटियोमर बन जाता। तो इस तरह ये यहाँ से भी आर एस से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिवन स्ट्रक्चर एनेंटियोमर है या डायास्टीरियोमर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस केस में देखें हमारे पास 2 जो है ना वो डबल बॉन्ड हैं, एक ये है और एक ये है। अगर यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं, तो ये देखें दोनों पार्ट क्या हैं, डिफरेंट है। तो इट मीन अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो उस केस में सिंपल फार्मूला होता है 2 की पावर n, और n का मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द नेचुरल सब्सटेंसेस। तो नेचुरल सब्सटेंसेस में ऑप्टिकल एक्टिविटी किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, वो था जीन बैप्टिस्ट बॉयट। ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स ऑन ऑल एक्सेप्ट। देखें जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होती है, कंसंट्रेशन पे भी होती है, लेंथ ऑफ द ट्यूब भी होती है, लेकिन वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, हॉरिजॉन्टल लाइन इन द फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स। फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस इज़ द फिशर प्रोजेक्शन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, देखें ये रिप्रेजेंट करती है अबव द प्लेन। किसको, अबव द प्लेन, या आप इसको अबव द प्लेन कह लें, या टू वर्ड व्यूअर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल व्यूअर्स की तरफ होती है, टू वर्ड व्यूअर। या इसको आप कह सकते हैं पॉइंट आउट, पॉइंट ऑफ द प्लेन। इसको हम अबव द प्लेन या पॉइंट ऑफ द प्लेन एक ही बात है, पॉइंट ऑफ द प्लेन भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल ये वाली जो वर्टिकल होती है ये बिलो द प्लेन होती है, अवे फ्रॉम द व्यूअर्स होती है इन केस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। तो ये नोट कर लें, बॉन्ड्स अबव द प्लेन, बॉन्ड्स अबव द प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शोज कन्फिग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें अगर आपको कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग देनी आती है तो दैट्स वेरी इजी। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास 1 कार्बन जो बनेगी प्रायोरिटी पे वो ये बनेगी, और इसमें से ये सेकंड बन जाएगी। इस तरह हमारे पास एक यहाँ से जा रहे हैं और एक यहाँ से जा रहे हैं। तो इसको देखें, देखें फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है सेम है, सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। अब सेकंड कार्बन जो है ये वाली फर्दर जो है यहाँ से देखें तो ये एक कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन ये जो सेकंड कार्बन है फर्दर देखें
तो ये इस कार्बन के साथ भी अटैच है, नाइट्रोजन के साथ भी अटैच है। तो प्रायोरिटी किस में जाएगी, ये वाली फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगी, ये वाली साइड, और ये वाली सेकंड पे जाएगी। तो अब देखें तो वन पोजीशन दोनों एक साइड पे हैं अराउंड द डबल बॉन्ड, तो सीज, या फिर हमने कहा था कि अगर वन पोजीशन ट्रांस में दोनों चेंज हों तो फिर भी क्या होगी, सीज होगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर सीज, सॉरी, तो इस केस में हम इसको नाम देते हैं, सीज को हम कहते हैं जी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज द जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन हैज़ लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है वो स्टैगर्ड फॉर्म की होती है, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। क्या होती है, स्टैगर्ड फॉर्म इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वेरी लो होती है। तो स्टूडेंट्स ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको अच्छे तरीके से देखें, जो न्यू पॉइंट्स हैं उसको अच्छे तरीके से आप नोट करें, अपने नोट्स में इंक्लूड करें, स्पेशली हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, और फिर इजी सिस्टम जो है उसकी नेमिंग कैसे देते हैं। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। जज़ाकल्लाह।